Next level. हेलो लिसनर्स, आज हमारे साथ है फेमस राइटर, फिलोसोफर और इंटरनेशनल रिलेशंस के विशेषज्ञ मिस्टर कपिल ईशापुरी जी। तो आइए उनसे जानते हैं नाटो के फ्यूचर के बारे में। तो सर, हमें बताइए कि क्या इस समय नाटो का फ्यूचर खतरे में है? खतरा वाकई में है और ये खतरा बहुत सारी चीज़ों पर है। नाटो भी उनमें से एक है। यूरोप जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद से यूएसए का एक परमानेंट एलाई बना हुआ था, अब वो कहीं ना कहीं यूएसए से थोड़ा थोड़ा नाराज होने लगा है और ऐसा लग रहा है कि नाटो में कहीं ना कहीं फूट पड़ गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना चाहते हैं। उनकी नीतियां ऐसी रही हैं कि यूरोप अंदर से बहुत पहले से नाराज हो रहा था, लेकिन ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जो डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ यूएसए का विवाद पनपा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालत में ग्रीनलैंड को यूएसए का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उन्होंने अभी एक नक्शा भी जारी किया है, उसमें ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को दोनों को यूएसए का पार्ट दिखाया है। अभी पिछले दिनों ग्रीनलैंड और डेनमार्क के विदेश मंत्रियों से अमेरिका के उपराष्ट्रपति बेंस की मुलाकात हुई थी, उसमें भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि या तो ग्रीनलैंड को मेरे हवाले कर दिया जाए, यानी कि डेनमार्क मुझे दे दे, यूरोप मान जाए, वरना तो मैं शक्ति का इस्तेमाल करके, पावर का इस्तेमाल करके, सेना का इस्तेमाल करके भी उसको ले सकता हूँ। हालांकि कल अभी डावोस में मीटिंग हुई थी WEF की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड की तो बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं चाहूं तो सेना के दम पर ग्रीनलैंड को हासिल कर सकता हूं, कोई मुझे रोक भी नहीं पाएगा। धमकी वहां भी थी, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। शायद वो थोड़ा सा बच रहे हैं क्योंकि यूरोप बहुत पुराना उनका सहयोगी रहा है और यूरोप को ज्यादा नाराज करेंगे तो नाटो बिखर जाएगा। लेकिन वो उनका असेसमेंट शायद ये होगा कि यूरोप दब जाएगा, इसीलिए उन्होंने, जैसे ही फ्रांस ने, जर्मनी ने और यूरोप के कई देशों ने ग्रीनलैंड में अपने कुछ सैनिक भेजे, एक तरह से सांकेतिक भेजे, अभी 50 सैनिक वहां गए हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और डेनमार्क ने भी कहा, यूरोप ने भी कहा कि ग्रीनलैंड को बचाया जाएगा और ग्रीनलैंड की स्वतंत्रता को लगातार बनाए रखेंगे। तो उसके बाद वहां कुछ सैनिक भेजे और यूरोप का भी रवैया सख्त हुआ है। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पे कोई दबाव आया, अमेरिका पे दबाव आया, तो उन्होंने सैनिक हस्तक्षेप को फिलहाल मुझे लगता है टाल दिया है, लेकिन वो ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है, कोई स्थिति इतनी बिगड़ जाए पूरी दुनिया में, वो एकदम अलग थलग पड़ने लगे, तो हो सकता है पीछे हट जाएं, लेकिन वर्तमान में ऐसा ही है। और यूरोप अब उनसे वास्तव में नाराज होने लगा है और नाटो की फूट पूरी दुनिया में दिख रही है। रूस भी इस चीज से खुश है, चीन भी खुश है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर रूस लगातार अलग थलग पड़ता जा रहा था, उस पर प्रतिबंध लगातार बढ़ते जा रहे थे। उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो फिलहाल संकट में थी। और जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाया है और ये भी कहा है कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो भारत पे 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। तो भारत बहुत दबाव में, अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो रूस की अर्थव्यवस्था और संकट में आ जाएगी। और इतने लंबे युद्ध के बाद यूक्रेन का युद्ध विनाशकारी साबित हुआ है पूरे यूरोप के लिए। यूरोप की गलती थी। यूरोप ने नाटो का विस्तार रूस की सीमा तक करने का प्लान बनाया। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का निर्णय और जेलेंस्की की उस पर कहीं ना कहीं मौन सहमति, उसी ने रूस को आक्रमण करने का मौका दे दिया। रूस को आक्रमण करना एक तरह से अनिवार्य हो गया। वो क्यों चाहेगा कि उसकी सीमा पर नाटो देश की मिसाइलें लग जाएं? अमेरिका जो उसका प्रतिद्वंदी कभी रहा है और अभी भी मानता है कि वो प्रतिद्वंदी है, उसकी मिसाइल या उसका मिसाइल सिस्टम रूस की सीमा पर लग जाए, वो क्यों चाहेगा? तो गलती इसमें रूस की कम है, यूरोप और अमेरिका की ज्यादा है, नाटो सदस्य देशों की ज्यादा है। जिस नाटो का जो निर्माण हुआ था वो सोवियत संघ के एरा में हुआ था, जब शीत युद्ध चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। वो नाटो अब कोई खतरा उसके लिए नहीं था, पूरी दुनिया में नहीं था। हाँ, ये जरूर है, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर नाटो देश अभी भी काम कर रहे थे, अपनी अहमियत कहीं ना कहीं बनाए हुए थे, लेकिन अब रूस से वो खतरा नहीं था। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूरोप के देश अभी भी शीत युद्ध की छाया से बाहर नहीं निकल पाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध हुआ था 1991 में, सोवियत संघ का विघटन हो गया है। सोवियत संघ का जो प्रभाव कम्युनिस्ट के विस्तार के रूप में बढ़ रहा था, वो प्रभाव खत्म हो गया है और रूस भी एक कमजोर हो गया। और यूक्रेन युद्ध के बाद तो वो नंबर 2 की स्थिति जो किसी तरह बचाए हुए था पुतिन के नेतृत्व में, वो भी उससे छिन गई है। अब नंबर 2 की जो स्थिति है या पोजीशन है,
वो चाइना ने ले ली है। पूरी दुनिया ये मान के चल रही है कि अब अमेरिका का कोई मुकाबला करेगा तो वो चीन करेगा। रूस उस पिक्चर से बाहर हो गया। लेकिन रूस को लेकर यूरोप के देश अभी भी दिग्भ्रमित हैं। मुझे लगता है अमेरिका नहीं चाहता कि रूस के यूरोप से कभी संबंध पनपे, क्योंकि अगर रूस और यूरोप के संबंध ठीक हो गए तो अमेरिका उधर अटलांटिक देश, नॉर्थ अटलांटिक एक देश है, तो बहुत दूर हो जाता है यूरोप से और एशिया से, तो वो अलग थलग पड़ जाएगा और उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। रूस के साथ आने से यूरोप की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी और ये पूरा यूरोप, रूस, चाइना और भारत का जो पूरी लाइन है, अगर ये मिल गई तो अमेरिका कहीं नहीं टिकेगा किसी भी मामले में। तो कहीं ना कहीं उसका प्रचार तंत्र यूरोप के लोगों को शीत युद्ध की छाया से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। और अब स्थिति ये आ गई है इनके अहम के कारण और नाटो के विस्तार के कारण कि यूरोप में महंगाई बढ़ गई, क्योंकि यूरोप के देश रूस से तेल और गैस भारी मात्रा में खरीदते थे। अब मजबूरी में यूरोप के देशों को प्रतिबंध लगाने पड़े रूस पर। अमेरिका ने तो लगाई है, यूरोप के देशों ने भी लगाए हैं। अब इस समय ये हो रहा था कि भारत भारी मात्रा में कच्चा तेल रूस से खरीद रहा था। भारत की रिफाइनरियां उसको शुद्ध करके यूरोप को बेच रही थी। अब और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, अब भारत को भी सस्ता तेल रूस से नहीं मिलेगा। अमेरिका कह रहा है मुझसे तेल खरीदो, भारत से कह रहा है। वेनेजुएला के बाद भारत के पास भी विकल्प हो गया है, तो रूस की स्थिति और कमजोर होगी। तो रूस तो चाह ही रहा था कि नाटो में कोई विवाद पैदा हो, अमेरिका और यूरोप के भी, तो उसका लाभ उसे मिलेगा। और रूस के विदेश मंत्री ने ऐसा इशारा भी किया है और उन्होंने कहा है कि डेनमार्क का कोई ऐसा हक ग्रीनलैंड पर नहीं है। ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि एक ऐसा कुछ नहीं है। और ट्रंप का जो मेन उद्देश्य है वो वहाँ के खनिजों पे उसकी निगाह है। वहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स के अकूत भंडार है और वहाँ की जो समुद्री सीमा है ग्रीनलैंड की, उसमें तेल और गैस के भी अकूत भंडार की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ लगभग $5 ट्रिलियन के अकूत खनिज भंडार हैं जिन पर अमेरिका की नज़र है। अब मुझे लगता है ट्रंप ग्रीनलैंड को भी चाहते हैं अपने मिलाना, वेनेजुएला का भी चाहते हैं, क्योंकि वेनेजुएला में तेल का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है और वहाँ सोने का भी अकूत भंडार है। वो कनाडा को भी मिलाना चाहते हैं। वो एक तरह से पूरा जो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, वो चाहते हैं कि वहाँ कोई सोचे ना, कोई निगाह ना डाले, पूरा उस पर एक तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कब्जा रहे और उसकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए। मुझे जो लगता है कि चीन उसके आसपास भी नहीं रहे। आज क्या है, लगभग $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका की है और लगभग $20 ट्रिलियन की चीन की है। पर कैपिटा इनकम तो खैर अमेरिका की बहुत ज़्यादा है, चीन की उतनी नहीं, क्योंकि चीन में आबादी ज़्यादा है। लेकिन चीन मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, दुनिया का सारा सामान वहाँ बनता है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि पिछले वर्ष जो ट्रेड सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का अंतर $1.2 ट्रिलियन को पार कर गया। ये बहुत बड़ा नंबर है। यूरोप और अमेरिका के बीच जो व्यापार होता है लगभग इतना ही होता है, परस्पर व्यापार, और उसका इतना सरप्लस है। तो वो बहुत बड़ा इकोनॉमी चाइना बनता जा रहा है और अमेरिका कहीं ना कहीं उससे घबराया हुआ है। अभी एक अमेरिका में एक रिपोर्ट आई थी, वो भी अब मानने लगा है कि चीन और अमेरिका में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है, लगभग समकक्षी चीन पहुंच गया। यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है रूस को और भारत को भी हुआ इसलिए, और अमेरिका और यूरोप को भी हुआ है, क्योंकि रूस की कमजोर स्थिति, रूस पहले वैश्विक भूमिका निभा रहा था, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे भारत हो, सब जगह उसकी स्थिति एक बढ़िया चल रही थी और अमेरिका भी उसकी इज्जत कर रहा था। पूरी दुनिया देख रही थी कि नंबर 2 पे है, अमेरिका को कोई रोक सकता है तो रूस ही रोक सकता। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने उसके संसाधनों पर बोझ बढ़ा दिया, वो कमजोर हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। ऐसे में उसका लाभ चीन को मिला। जो मध्य एशियाई देश हैं जिन पर रूस का बहुत सीधा प्रभाव था, उन पर चीन ने अपना प्रभुत्व बढ़ाया, उनमें अपना व्यापार बढ़ाया। साथ ही उसने जो मिडिल ईस्ट के देश है जहां तेल ज्यादा है, वहां भी चीन का प्रभाव बढ़ा। सीरिया में राष्ट्रपति असद को हार का सामना करना पड़ा रूस के घटते प्रभाव के कारण, और भाग के उन्हें रूस में ही शरण लेनी पड़ी। ईरान में भी अभी अनरेस्ट हुआ था, तो वहां भी ज्यादा रूस बोलने की स्थिति में नहीं था। वेनेजुएला में भी रूस ज्यादा नहीं बोला, तो उसकी वैश्विक प्रभाव घट गया। तो एक तरह से इस निर्णय से पहले तो सोच रहे थे यूरोप के लोग कि रूस कमजोर हो जाएगा, वो स्वप्न देख रहे थे कि इससे रूस जो है हमेशा के लिए कमजोर शक्ति बन जाएगा और हमारा खतरा खत्म हो जाएगा। तो वो जो रूस लड़ रहा है वो यूक्रेन के खिलाफ नहीं लड़ रहा है, वो वास्तव में नाटो देशों के खिलाफ लड़ रहा है, वही उसे
चाहे वो साइबर मामलों में हो, चाहे वो कोई भी सूचना के मामले में हो, चाहे वो हथियार सप्लाई के मामले में हो, वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। इसी वजह से यूक्रेन उसके सामने लड़ पा, लेकिन यूक्रेन खंडहर में बदल गया है। उसको क्या मिला? जेलेंस्की ने बर्बाद कर दिया यूक्रेन को। अब उसको फिर से पहली पोजीशन में वो कभी नहीं आ पाएगा। उसका कुछ ना कुछ हिस्सा रूस पे जरूर जाएगा, चाहे कोई भी समझौता हो। एक तो उसका देश का विभाजन हो जाएगा, दूसरा उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तीसरे अमेरिका ने जो पैसा वहां खर्च किया है उस सारे पैसों को वो वहां के खनिज संसाधनों की लूट से वापस लेना चाहता है, तो उसे वो भी नुकसान हो गया। वो एक तरह से दोयम दर्जे का देश बनकर रह जाएगा, वो पिस गया है। तो जेलेंस्की ने बहुत नुकसान किया। राष्ट्रपति ट्रंप में दूरदृष्टि नहीं है, उनमें दूरदृष्टि का अभाव है, वो जल्दबाज हैं। मैं पहले भी एक डिबेट में कह चुका हूं, एक बात उसमें कह चुका हूं, वो जल्दबाजी में सबका नुकसान कर रहे हैं। और हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में अमेरिका का प्रभुत्व दुनिया में बढ़ा, यूरोप का घटा। क्यों? क्योंकि सारे युद्ध कहाँ हुए? यूरोप की धरती पे हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वार कहाँ हुआ? यूरोप की धरती में। जर्मनी हार गया, जर्मनी जो धुरी देश थे हार गए। सेकंड वर्ल्ड वार फिर से हुआ, वो भी यूरोप की धरती पे हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले यूरोप की स्थिति दुनिया में बहुत मजबूत थी। अमेरिका धीरे से आ रहा था, मजबूत होता हुआ, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में, क्योंकि अमेरिका की धरती पर तो कोई युद्ध लड़ा नहीं गया, सेकंड वर्ल्ड वार में एक छोटा सा युद्ध जापान ने किया था, जिसके सापेक्ष या जिसके बदले में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम से हमला करके जापान को निपटा दिया था। और सेकंड वर्ल्ड वार फिर धीरे धीरे खत्म हो गया था। उसके बाद दुनिया दो हिस्सों में बट गई। पूर्वी यूरोप जो है कम्युनिज्म के प्रभाव में आकर सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गया, और पश्चिमी यूरोप पश्चिमी अमेरिका के गुट में शामिल हो गया। अब बर्लिन का जो ब्लॉकेट किया था सोवियत संघ ने, उसके बाद पश्चिमी यूरोप के देश डर गए। तो नाटो एक तरह से वही ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के आधार पर बना, 1949 में बना। और उसका जो मुख्य काम था, उस समय 12 सदस्य थे नाटो में, पश्चिमी यूरोप के देश थे, अमेरिका और कनाडा भी थे उसमें। इनका मुख्य काम था कि एक देश पे हमला होगा तो सभी पे हमला माना जाएगा। इसने अच्छी भूमिका निभाई, पश्चिमी यूरोप में कम्युनिज्म का प्रभाव बढ़ने से रोका। साथ ही क्योंकि पश्चिमी यूरोप समृद्ध था और अमेरिका ने वहां पर कुछ काम भी किया उसे मजबूत करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी यूरोप का ही हुआ था। उस वर्ल्ड वार सेकंड में जर्मनी तो बर्बादी हो गया था पूरी तरह से, जापान भी, लेकिन जापान को भी उसने उठाने में मदद की, जर्मनी को भी उठाने में मदद की, और दूसरे देशों को भी उसने उठाने में मदद की। फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से इनका गठबंधन नाटो तक ही सीमित नहीं रहा, और भी कई स्तरों पर ये आगे बढ़े और इन्होंने पूरी दुनिया में इसका लाभ उठाया, और यूरोप फिर से समृद्ध हो गया, मजबूत हो गया। लेकिन उसकी सामरिक स्थिति हमेशा के लिए कमजोर हो गई। अब शुरू की दो पोजीशन पे कौन रह गए? यूएसएसआर और अमेरिका। लेकिन ये गुट जो है, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत था, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका का गुट, और जापान भी शामिल था, फिर कोरिया, इसमें कोरिया की भी प्रगति हो गई, प्रोग्रेस हो गई। और बाद में इन्होंने सोवियत संघ की काट के लिए चीन को भी सह दी और चीन को भी अपने गुट में शामिल कर लिया। इधर अपने पड़ोस में पाकिस्तान भी इस गुट में था, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन में था, कभी इधर कभी उधर। तो ये गुट आर्थिक रूप से मजबूत था। धीरे धीरे इसने कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए इसने बहुत कोशिश की, कई 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 मूवमेंट छोटे छोटे मिले, लेकिन फाइनली इन्होंने सोवियत संघ का विघटन कराने में अपनी भूमिका निभाई। सोवियत संघ की जो इकोनॉमी थी वो कमजोर हो गई थी और फाइनली विघटित हो गया। फिर भी उसका जो सबसे बड़ा देश था वो बहुत बड़ा था, आबादी तो उसकी 15-16 करोड़ ही है, लेकिन एरिया उसका बहुत बड़ा था। उस पर खनिज संसाधन बहुत है रूस पे, और तेल और गैस के बहुत बड़े भंडार हैं दुनिया के, बहुत बड़ा निर्यात भी करता है। तो फिर सोवियत संघ में कम्युनिज्म तो चला गया, लेकिन वहां वास्तविक रूप में लोकतंत्र आने में समय लगा, और वर्तमान में भी कहते हैं कि पूरी तरह लोकतंत्र की स्थिति अभी भी नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन हालांकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार वही राष्ट्रपति बने हुए हैं, विपक्ष वहां बहुत कमजोर है। अब यूक्रेन के युद्ध के समय ऐसी स्थिति आ गई कि पुतिन का भी वो रुतबा अब दुनिया में नहीं रहा है, घट गया। और यूरोप तो पहले से ही महंगाई से जूझ रहा था, और उधर चीन ने जो कंपनियां खड़ी की हैं, जो उन्होंने दैत्य खड़ी कर दिए कंपनियों के, और चाहे वो BYD हो, चाहे मोबाइल की कंपनियां हों, चाहे विमानन क्षेत्र की कंपनियां हों, चाहे वो हाई स्पीड ट्रेन बनाने की कंपनियां हों, वो इतना बड़े स्तर पे और इतना सिस्टमेटिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कि वो पूरी दुनिया उससे खौफजदा है। यूरोप जो सोच रहा था कि तो हाई टेक्नोलॉजी में चीन कभी उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो पहुंच गया।
यूरोप एक तो चीन के दबाव बहुत महसूस कर रहा है, अमेरिका तो कर ही रहा है। अब जर्मनी की जो बड़ी बड़ी कार कंपनियां ऑटोमोबाइल क्षेत्र की, वो बहुत दबाव में है, क्योंकि चीन में एक तो टेक्नोलॉजी सस्ती है और साइंस टेक क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। वो बड़ी आबादी है उसकी, 140 करोड़ की आबादी है, वो विकसित हो चुकी है, तो वो बड़े प्लांट वे में आगे चल रहा है। और अब यूरोप को लग रहा है कि यार ये तो सब कुछ छीन लेगा तुमसे, तो एक तो यूरोप पे दबाव है और उसमें महंगाई बढ़ गई, उधर से अमेरिका भी कमजोर महसूस कर रहा है। असली दबाव तो चीन का है। सब दबाव में कई बार आदमी बहुत गलत निर्णय ले लेता, वही देश की भी कंडीशन है। डोनाल्ड ट्रंप एक तो उम्र के दबाव में है, 80 साल के वो हो गए और वहां 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बन नहीं सकते फिलहाल, हालांकि ऐसा लग रहा है कि वो तानाशाना बन जाए। तो एक तो उन पर उम्र का दबाव है, दूसरे पर भी पीछे न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में जोरहान ममदानी जीत गए डेमोक्रेटिक पार्टी के, उससे भी दबाव में है। हालांकि उन्होंने पता नहीं किस तरह से जादू कर दिया, क्या कर दिया कि जोरहान ममदानी अब उनके खिलाफ नहीं बोल रहे। पता नहीं कैसे, वो किस दबाव में है, किस लालच में है, वो नहीं जानता। लोग सोच रहे थे ये अकेला आदमी परेशान कर देगा डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन उनकी जबान बंद है। अभी वेनेजुएला के मुद्दे पे जोरहान ममदानी थोड़ा बोले थे, फिर उचके थे एक बार, फिर गायब हो गए पिक्चर से, अब वो कुछ नहीं बोल रहे। कहीं ना कहीं वो अंदरूनी स्तर पे भी मुझे लग रहा है कि एक दबाव पैदा कर रहे हैं ताकि उनका विरोध मुखर रूप से ना हो पाए। एक आइस संगठन है जो कि वहां पे इमिग्रेंट्स के खिलाफ काम करता है, उसके माध्यम से भी वो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और वहां पे लोकतांत्रिक ताकतें कहीं ना कहीं खतरा महसूस कर रही हैं। और उन पे एक खतरा और है, नवंबर में वहां मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका। उन इलेक्शन में सभी लोग कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे, क्योंकि उनकी पॉपुलरिटी बहुत घट गई है अमेरिका में। जो ताजा सर्वे हुए उसमें उनकी पॉपुलरिटी बहुत घट गई। अगर वो हार गए, डेमोक्रेट बहुमत में आ गए, तो वो फिर अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पाएंगे। और जो उनका टारगेट है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो पीछे रह जाएगा। और वो इस जल्दबाजी में है कि मुझे लग रहा है कि वो 11 महीने में, 10 ही महीने बचे नवंबर के, 10 महीने मुझे लग रहा है वो ग्रीनलैंड को भी लेना चाहते हैं। वेनेजुएला तो ले लिया उन्होंने एक तरह से, और वो कहीं कनाडा को भी लेने, अगर ग्रीनलैंड उनके हाथ में आ गया तो फिर कनाडा को लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए कनाडा के प्रधानमंत्री भी डरे हुए घूम रहे हैं, तो चीन के पास अभी गए थे, उन पर भी दबाव है। और वो चाहते हैं कि अमेरिका के, अगर ये मैंने तीनों चीज ले ली, एक तो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और चीन से उसकी इकोनॉमी लगभग डबल हो जाएगी, और वो पूरे एरिया में चीन की सेंधमारी या जो भी कर रहा था, चाहे वो वेनेजुएला हो चाहे वो कहीं और हो, वो खत्म हो जाएगी। तो अमेरिका के लोगों के सामने उनको कहने के लिए हो जाएगा कि देखो ये डोनाल्ड ट्रंप एकदम अलग है, ये अलग प्राणी है, अमेरिका की सॉवरेनिटी को कहां से कहां पहुंचा दिया, और अमेरिका की संप्रभुता जो लगभग खत्म हो रही थी दुनिया में, जो एक ध्रुवीय व्यवस्था, इसने फिर से स्थापित कर दी। लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में इन्हें सब करना पड़ेगा। लोकतंत्र में यही दबाव होता है, ये लोकतंत्र का दबाव है, जीतने का। चुनाव चीन में नहीं है दबाव, चुनाव जीतने का, कोई चुनाव भी नहीं होता इस तरह का। तो ये दबाव है जो कि दुनिया भर के, और उन्होंने सिर पे ले लिया है। वो लग रहा है कि वो पूरा अकेले ही सब कुछ बदल देंगे। अभी एक झंडे के साथ वो आए, जिसमें वो ग्रीनलैंड में झंडा गाड़ रहे हैं, उनके साथ में कौन खड़ा है, वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। ये अजीब सी हरकतें वो कर रहे हैं। तो इससे अमेरिका की इमेज पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं खराब हो रही है, और यूरोप पे भी वो दबाव डाल रहे हैं। उन्हें लग रहा है भारत ने लूटा, चीन ने लूटा, इन सब ने तो लूटा ही, उन्होंने यूरोप ने भी लूटा, तो वो यूरोप को भी नहीं बख्श रहे। भाई यूरोप का बच्चा ही तो है अमेरिका, यूरोप के लोग तो वहां हैं, लेकिन अब वो बच्चा पिताजी से बड़ा हो गया है, पिताजी को ही, पिताजी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, ये और बूढ़ा कर रहा है, उसको मारने की कगार पे पहुंचा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो यूरोप से वो क्या चाह रहा है, एक तो चाह रहा है कि अमेरिका के जो सामान यूरोप में जाए उन पर 0 टैरिफ लगे, कोई टैरिफ ना लगा यूरोप। ये लगा सकते हैं, ये तो किंग है दुनिया के। और यूरोप बड़े स्तर पर निवेश करे अमेरिका में, शायद $500 बिलियन से ज्यादा की बहुत चाह रहे हैं। तीसरा, तेल और गैस जो रूस से वो खरीद रहा था, वहां से तो मिल नहीं पा रहा, फिर भारत से थोड़ा बहुत खरीदा, तो वो तेल और गैस यहां से खरीदे। अब यूरोप के देश जो हैं वो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तो एक अलग दुनिया को एक अलग दिशा दे रहे थे, एक तरह से वो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन ये तो अलग ही सोच है इनकी, वो तो सब जगह से लेना चाह रहा है, एकदम से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रहा है। कोरिया हो, जापान हो, यूरोप हो, सबसे कह रहा है हमारे यहाँ पैसा लगाओ, यहाँ कंपनी खड़ा करो, और मैं बाजार, जैसे वेनेजुएला हमारा ही सामान खरीदेगा, ऐसे ही मैं सब जगह ऐसे इंतजाम कर रहा हूँ कि वो सब लोग हमारा सामान खरीदेंगे, और चीन की जो स्थिति है मैन्युफैक्चरिंग में, हम उसको कमजोर करेंगे। इसलिए वो भारत को भी चाह रहा है कि भारत भी जो है मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन पाए, क्योंकि उसकी रणनीतिक स्थिति भले ही अच्छी हो,
वो चाह तो रहा है भारत साथ रहे, लेकिन वो भारत को भी चाह रहा है, रोकना चाह रहा है। अब इन सब स्थितियों में वो यूरोप को दबाना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप कुछ ना बोले, वो जो भी कर रहा है कुछ ना बोले। अब यूरोप की स्थिति दुनिया में क्या रह गई? एक जमाने में यूरोप पूरी दुनिया में राज करता था। अकेले इंग्लैंड का सुनते हैं कि कहते हैं कि उसका सूरज इतना बड़ा राज था कि सूरज उसके राज्य में डूबता नहीं था। फ्रांस भी ऐसा ही था। एक समय स्पेन पुर्तगाल ने भी बहुत सारे उपनिवेश बनाए। ठीक है, पूरे यूरोप ने पूरी दुनिया में राज किया। भाई आगे थे वो साइंस टेक में, बहुत सारे क्षेत्र में उनका समाज आधुनिकता में आ गया था, तो उन्होंने राज किया। कोई भी करता है, उसमें कोई गलत नहीं है, उन्होंने किया। गलत सही को कौन देखता है? ताकत है तो सब करते हैं। अमेरिका कर रहा है यही कोशिश, नए तरह का उपनिवेशवाद की लोग बात कर रहे हैं कि लाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में यूरोप को आप कहां तक दबाओगे? उसका भी आत्मसम्मान है ना। वो इधर इमैनुअल फ्रांस के राष्ट्रपति उनका मजाक बनाते हैं। फ्रांस एक मजबूत देश है, उसका अपना एक इतिहास है, और उसके राष्ट्रपति को आप कुछ नहीं समझ रहे हो? लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। क्यों? वो सोच रहे हैं कि यूरोप के हर एक देश को अमेरिका की जरूरत है। वो अमेरिका के बाजार के आधार पर इतनी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, चाहे भारत हो चाहे कोई हो, सब पे टैरिफ लगाने, चाहे चीन हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका के बिना काम ही नहीं चलेगा। हर देश की समृद्धि का कारण अमेरिका है। तो यूरोप को भी वो उस पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि ये टैरिफ के दबाव में आके इस झुक जाएंगे और ये मेरे पीछे पिछलग्गू बन के घूमते रहेंगे, भले ही मैं इनकी कितनी बेइज्जती करूं। अब बताइए, इमैनुअल से जो उनकी पर्सनल बातचीत हुई थी उसको उन्होंने वायरल कर दिया, ये दिखाने के लिए कि इमैनुअल मैक्रा जो हैं वो उनसे बातचीत करना चाहते हैं। और उसमें बातचीत में कुछ ऐसी बातें कि सीरिया में हम साथ हैं आपके, ईरान के मुद्दे पे हम साथ हैं, तो ये ग्रीनलैंड वगैरह के मुद्दा हो चाहे कोई हो, हम सब आओ, ये WEF की जो मीटिंग होने वाली इसके बाद बैठते हैं पेरिस में और कुछ बात करते हैं, सेटल करते हैं इन मामलों। ऐसी बातचीत थी। आप सारे दोस्तों को खोते जा रहे हो। आप आज इनके दोस्त कौन है? टर्की, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान और बांग्लादेश थोड़ा थोड़ा बन रहा है। ये सब दोस्त ये दोस्त हैं। उनमें भी जो पाकिस्तान है और सऊदी अरब, उनके चीन से भी अच्छे संबंध हैं, और पाकिस्तान के तो बहुत अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान के दोनों हाथों में लड्डू इस समय, वो चीन का भी फायदा उठा रहा है और अमेरिका का भी फायदा उठा रहा है। अब वो अमेरिका का राष्ट्रपति, अब बताओ कोई ऐसा आदमी, आप पर्सनल संपत्ति मान रहे हो, कभी नोबेल प्राइज लेने की बात करते हो, बताओ जो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है मचाडो, उनको नोबेल प्राइज मिला, ये नोबेल प्राइज उससे ले लिए, और बेचारी क्या करती, नहीं देती तो हंस हंस के दे रही। कौन देना चाहता है भाई? उसे दबाव बनाया होगा, या लालच दिया होगा तुम्हें राष्ट्रपति बना देंगे, बेचारी दे गए। अब बताओ, तुम ऐसे नोबेल प्राइज ले रहे हो, तुम 80 साल की उम्र में एक सफल व्यापारी रहे हो, पूरी जिंदगी 2-2 बार राष्ट्रपति बन गए, तुम्हारे अंदर वो चीजों को पाने की इच्छा ही नहीं खत्म हुई। अलग सोशल मीडिया चला रहे हो, अपनी क्रिप्टो करेंसी का अलग व्यापार कर रहे हो। पाकिस्तान के जो संबंध बने वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से तो अच्छे हुए। और मुझे तो लग रहा है कि इस जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अमेरिका के खिलाफ चल रही है, इसमें चीन का भी हाथ हो सकता है, जिससे कि वो अमेरिका और भारत के संबंधों को बिगाड़ सके। इस चीज को वो समझ नहीं रहे। अब वो एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनकी बिल्कुल औकात खत्म कर दी इस आदमी ने। उनके जो मुनीर हैं, वहां के जो सेना प्रमुख हैं, उनको व्हाइट हाउस में बताओ ये दावत दे रहे हैं। कोई इनके सिस्टम ही नहीं है। पूछा होगा, हाँ भाई पाकिस्तान में किसकी चलती है? यानी कि असीम मुनरो की चलती, तो उसी को बुलाओ, शहबाज शरीफ को बुला के टाइम खराब कर रहे हो। अरे कुछ पर्दा भी होता है, कूटनीति में कोई पर्दा होता है। चीन भी शहबाज शरीफ को ही बुलाता है। आप जो लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया व्यक्ति, चाहे भले लोकतंत्र पाकिस्तान में ना हो, जैसा भी है, उसको बुलाओ। लेकिन ये सारे पर्दों को हटा के, पता नहीं इनके, जब तक जैसे होता है ना, कुछ लोगों के दिल में कोई बात छुपती नहीं है, जब तक ये आदमी अच्छी बुरी सारी बातें दुनिया के सामने नहीं रखते थे, चैन नहीं आता। या तो इस बहाने ट्रूथ सोशल को ये मशहूर कर रहा है, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे कामों से क्या हुआ, चाहे यूक्रेन युद्ध हो, चाहे चाइना को लेकर हो क्या रहा है, यूरोप कमजोर हो रहा है, तुम्हें लग रहा है यूरोप बोझ बन गया है। लेकिन ये यूरोप ही था जो इतना विकसित समाज तुम्हारे साथ था, जिसके साथ जुड़ने से अमेरिका का आत्मबल बढ़ा हुआ था और पूरी दुनिया मनमानी कर रहा था। कुछ भी करो उस पर पर्दा जरूर होना चाहिए, और पर्दे से चीजें लोकतांत्रिक दिखती हैं, चाहे भले ही पाखंड हो, लेकिन उससे लोकतांत्रिक चीजें चलती रहती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं बिना पर्दे के। मैं तो साफ सबको दिखा करूंगा, मुझे जो करना है, मेरी कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो चीजें हैं, यूरोप को तो बहुत पीछे करी नहीं। आज यूरोप को मुझे लगता नहीं कि पूरी दुनिया में कोई लोग इतनी गंभीरता से ले रहा जैसे पहले ले रहा था। यूरोप को तो इन्होंने खत्म, उसका तो इतिहास ही इन्होंने बेकार कर दिया। यूरोप में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, हंगरी और इटली जैसे देशों को सह दे रहे हैं, ताकि ये फ्रांस, जर्मनी जैसे, ब्रिटेन जैसे देश दबाव में आ जाएं।
अभी ब्रिटेन के एक सांसद ने इनकी बहुत बुराई की है, इनको गैंगस्टर तक कहा है, जबकि ब्रिटेन इनका बहुत बड़ा सहयोगी रहा है। तुम सबको नाराज कर रहे हो। अब ये सोच रहे हो मैं तो अकेला हूं, मेरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे ताकतवर हूं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, सब पीछे पीछे आएंगे। ऐसा नहीं है। कितने भी आप बड़े हो, हिटलर भी यही सोच रहा था। उनने भी सोचा केवल जापान और इटली को साथ लेकर पूरी दुनिया फतेह कर लूंगा, कर पाया? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है केवल बम गिराने से देश नहीं जीते जाते। अमेरिका कितने युद्ध जीता है, वियतनाम में बुरी तरह हारा, अफगानिस्तान में हार चुका है, किस तरह से भागा सामान छोड़ के। सर, क्या प्रेजेंट सिनेरियो में यूरोप ब्रिक्स का पार्ट बन सकता है? ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा ने ऐसे संकेत दिए हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति की कई बार एक तरह से इंसल्ट कर चुके हैं। उनकी जो पर्सनल उनसे चैट हुई थी उसको भी वो वायरल कर चुके हैं। तो यूरोप देख रहा है कि यार ये तो किसी को इज्जत देना भूल ही गए, और यूरोप को एक तरफा दबाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि चाहे ग्रीनलैंड का मुद्दा हो, चाहे वेनेजुएला का हो, चाहे कोई भी हो, वो बस यूरोप एक तरफा उनका सपोर्ट करे, और किंग वही है दुनिया के। इस तरह से चल रहे हैं, जिसे चाहे उसकी इंसल्ट करते हैं, जिसे चाहे उसको बढ़ावा देते हैं, और उनका जो चाहे विजन हो, चाहे टारगेट हो, ये तो मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन वो पल भर में बदल भी जाते हैं। तो वो विश्वास लायक नहीं रहे पूरी दुनिया में। और इस पर्सनल चैट को वायरल करने के बाद तो पूरी दुनिया के नेता ये सोच रहे हैं यार ये तो बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है। कई बार नेता आपस में फोन पे बात करते थे, अब उनसे कोई फोन पे बात भी नहीं करेगा। तो ये उनके लिए भी, अमेरिका के लिए भी ठीक स्थिति नहीं है, और पूरी दुनिया के लिए भी नहीं है। क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश का नेता जब विश्वास लायक नहीं रहता तो दुनिया बहुत ही खराब दौर में चले जाने के चांस रहते हैं। क्योंकि परस्पर डायलॉग ईमानदारी से और विश्वास के आधार पर होते रहना चाहिए। ब्रिक्स, मैं अभी बता चुका हूं, ब्रिक्स बहुत मजबूत संगठन है जिसे यूएस कहीं ना कहीं खत्म करना चाहता है और दबाना चाहता है। और यूरोप को लग रहा है कि जब अमेरिका उसे सेठ नहीं रहा, कुछ समझ नहीं रहा, और अमेरिका से उसे आने वाले दिनों में नुकसान ही होगा, तो ऐसे में ब्रिक्स की तरफ जाकर वो चाइना और इंडिया दोनों के बाजारों में और ज्यादा पैठ बना सकता है। अभी इसके संकेत मिल भी रहे हैं, क्योंकि यूरोप के साथ भारत की सबसे बड़ी डील होने वाली है। इसे बहुत बड़ी डील कहा जा रहा है। और यूरोप, ऐसा नहीं कि यूरोप ने ये डील अपने आप कर ली या कोई भारत पे एहसान कर रहा है, क्योंकि इस डील से दोनों पक्षों को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। चीन के साथ तो चीन के बाजार को वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि चीन का बड़ा बाजार है, वह विकसित देश हो चुका है, 140 करोड़ देशों का लोग है। अब यूरोप को वहां माल भी खपाना है। साथ ही ग्रीन एनर्जी के बहुत सारे उपकरण और बहुत सारी चीजें, चाहे वो आपके मिनरल्स हो या दूसरी चीजें हों, उनके लिए भी यूरोप चीन पर अभी निर्भर है, और उसको वो भी चीजें मिल जाएंगी। तो ब्रिक्स देशों में ऐसे देश हैं कि उनके पास बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी यूरोप को जरूरत है एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स हो या दूसरे मिनरल्स हो। ठीक है। एक ही प्रॉब्लम है रूस, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर अभी कोई समाधान नहीं निकला है। तो रूस से कैसे वो संबंध बनाए? भारत इस समय ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी कर रहा है, और ब्रिक्स की मीटिंग भी आने वाले समय में भारत में ही होगी। तो ऐसे में भारत के माध्यम से हो सकता है यूरोप ब्रिक्स में पैठ बनाए या उसका सदस्य बनने की तरफ बढ़े। इससे अमेरिका पे भी दबाव बढ़ेगा, और अमेरिका की स्थिति कमजोर हो जाएगी एकाएक। अगर यूरोप इधर चला गया, यूरोप को लाभ पहुंचेगा, और इससे पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है। और इससे सर्वाधिक लाभ किसे पहुंचेगा? चाइना। और ऐसे संकेत मिल भी रहे हैं। अभी इंग्लैंड ने चीन के बहुत बड़े दूतावास बनाने की मंजूरी दे दी है, जबकि वहां पर कई सांसद और कुछ पार्टियां भी वहां पर पार्टी के अंदरूनी सूत्र मना कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन वहां पर गुप्तचरी कराता है। तो चीन की जो मजबूती है वो इनके कारनामों से बढ़ रही है। भले ये ग्रीनलैंड को ले लें, वेनेजुएला को ले लें, चाहे कनाडा को भी ले लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका को नुकसान होने वाला है, और यूरोप को तो वो नुकसान कर ही रहे हैं। और इस सिनेरियो में इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी? मैं काफी चीजें पहले ही बता चुका हूं। ब्रिक्स की तरफ अगर यूरोप जाता है तो उसमें इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, और अगर रूस से संबंध सुधारने हैं यूरोप को तो उसमें इंडिया ही काम आएगा, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत इज्जत करते हैं और बहुत भरोसा रखते हैं, और दोनों में परस्पर विश्वास बहुत वर्षों से बना हुआ है, और अमेरिका के इतने दबाव के बावजूद भी ये भरोसा टूटा नहीं। तो यूरोप के भारत बहुत काम आ सकता है, चाहे वो रूस से संबंध हो, चाहे वो ब्रिक्स से संबंध बनाने का मामला हो। तो भारत की पोजीशन अच्छी रहेगी, और
हो सकता है कि वर्तमान में जो भारत पे ट्रेड डील को लेकर बहुत दबाव बना हुआ है अमेरिका का, हो सकता है कि थोड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज हो तो भारत की ट्रेड डील अमेरिका से हो जाए और भारत जो इस समय उसकी विदेश नीति बहुत दबाव में है उसको लाभ मिलेगा। आशा करते हैं सब ठीक ही रहेगा। सर, आपने नाटो के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जो नाटो की भूमिका है और उसका क्या भविष्य है तथा भारत की क्या स्थिति है, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करने की कोशिश की। आशा है दर्शकों को इसका लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद। Next level.